exercise is one of the important part of the life. वुम्ब टू टुम, अब गर्भावस्था से लेके जब तक आप जो है जमीन के अंदर ना चले जाए। नॉर्मली लोग न्यूरो, ऑर्थो और स्पोर्ट्स इन 3 जगहों पर फिजियोथेरेपी का रोल समझते हैं। आज हमारे मिशन वन मोर पेज से एक नई पर्सनैलिटी जुड़ने जा रही है। लिटरेरी लैंड रीडर्स क्लब में मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर प्रभात रंजन सर का। नमस्ते सर। नमस्कार। डॉक्टर प्रभात एम्स दिल्ली में न्यूरो डिपार्टमेंट में न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं वहाँ पे। और चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग अपने पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि सोसाइटी में कुछ मिथ्स हैं फिजियोथेरेपी को लेकर, और सबसे बड़ा मिथ्स जो मुझे लगता है वो ये कि लोग फिजियो को अभी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। डॉक्टर्स भी फिजियो को जो है, अदर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो हैं वो फिजियो को जस्ट मसाज और एक्सरसाइज तक समझते हैं। लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि लिटरेरी लैंड रीडर्स क्लब की तरफ से आपने मुझे बुलाया और इस पॉडकास्ट के लिए उपयुक्त समझा। अच्छा, जैसा आपने बोला मिथ तो आपके प्रश्न में ही था। आपने क्या बोला कि डॉक्टर समझते हैं कि फिजियोथेरेपी सेकेंडरी है। आपने बोला मसाज करते हैं जी है ना, और लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो आपके प्रश्नों में ही मिथ थी और उसका जवाब भी उसी में था। मिथ का ही जवाब उसमें था कि भाई सही है, लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट, सबसे पहली बात है कि उनको लगता है कि डायग्नोसिस नहीं कर सकता है किसी चीज़ को, है ना, कि डायग्नोस के लिए नहीं है। फिर उसका है कि अब डॉक्टर्स जो अच्छे हैं वो तो खैर समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। आज जो समय है, आज के समय में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का है। हर स्वास्थ्य का एक विधा जो है एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर आगे चल रहा है और इसी तरह से लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। तो कुछ तो है, लेकिन कुछ अभी भी जो है पुराने विचारों के, ख्यालों के हैं और जिनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है मेडिकल फील्ड में, उनका एक भ्रांति है। और या तो एक कहें कि डॉक्टरों के बीच में जो एलोपैथ प्रैक्टिशनर, उनके बीच में एक डर सा है भी है फिजियोथेरेपी को हाँ, कि भाई कहीं इनको हम प्रमोट करेंगे तो हम पीछे न चले जाएं, क्योंकि वो जो है भौतिक चिकित्सा जो है, फिजियोथेरेपी है, उसके पोटेंशियल के, उसके प्रभाव को समझते हैं। और मैं तो इसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आने के बाद एक लोगों के मन में एक भ्रांतियों को दूर किया कि योग, एक्सरसाइज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग फिजियोथेरेपी की तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं। उनको मालूम है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी विधा है जहां दवाइयों के बिना इसका उपचार किया जा सकता है जी। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स में लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए फिजियोथेरेपी। अब ये स्थिति है कि हर रोग के अंदर में भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट बढ़ गया है। नॉर्मली लोग न्यूरो, ऑर्थो और स्पोर्ट्स इन 3 जगहों पे फिजियोथेरेपी का रोल समझते हैं। हाँ। उसके आगे ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। तो अब इससे ज्यादा अब क्या है कि वुम्ब टू टुम, मतलब गर्भावस्था से लेके जब तक आप जो है जमीन के अंदर ना चले जाए, मतलब आपका कब्र के अंदर ना चले जाए, तब तक आप फिजियोथेरेपी का ये बहुत अच्छी बात कही आपने। रोल है। हाँ, तब तक रोल है वुम्ब टू टुम। मतलब अब एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रेगनेंसी के दौरान ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है, बहुत सारी शारीरिक क्रिया करना लोगों ने बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से जीवन शैली लोगों की चेंज हो गई है। बहुत सारी मशीनीकरण होने से जीवन शैली चेंज हो गया, तो जीवन शैली संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। उसमें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक तरह का आप उसको देखेंगे तो लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। तो उसके लिए जो है फिजियोथेरेपी का सहारा ले रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा ले रहे हैं। आज की डेट में गायनोकोलॉजी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि आजकल तो अब जीरियाट्रिक में आपने वृद्धावस्था में तो अब इंडियन पॉपुलेशन जो है, पहले जो है हमारा एवरेज लाइफ होता था 50-55, जब भारत देश आजाद हुआ था तो 50-55 माना जाता था। आज की डेट में वो 70 के आसपास पहुंच जा रहा है।
जी। तो वृद्धावस्था में फिजियोथेरेपी, अब हेल्दी एजिंग की बात हो रही है, हेल्दी एजिंग की में अगर बात हो रही है तो उसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके मसल्स जो है उतने एक्टिव होने चाहिए, आपके बोन्स उतने लचीले होने चाहिए। आपने अमिताभ बच्चन को एक उदाहरण दे रहा हूँ, जी। जस्ट अमिताभ बच्चन बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, जी। उनको माइस्थीनिया ग्रेविस है, लीवर की भी प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन वो नियमित रूप से अपना व्यायाम करते हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं 2 से 3 घंटे का। आप 84 ईयर्स में ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग फिल्म एक्टर यस। इन दिस एज ऑल्सो। तो योग और व्यायाम भी फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। योग डिफरेंट है, योग पार्ट नहीं है, बट मैंने ये बोला कि उससे अवेयरनेस बढ़ी है। जो योग को लेकर प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार किया, उससे एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, योग सब पे लोगों का एक विश्वास बढ़ा है। थोड़ा सा तो टेंशन उससे योग का बिल्कुल डिफरेंट है। फिजियोथेरेपी प्रिवेंशन में, प्रमोशन में, ट्रीटमेंट में, हर जगह इसका रोल है। तो जो लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी में मेन ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो जस्ट एक सप्लीमेंट्री की तरीके काम करती है दवाओं के साथ, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसको पूरी तरह से नहीं नकार सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ फिजियोथेरेपी बहुत कारगर होती है। अगर आप कमर दर्द की बात करें, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको अच्छे से डायग्नोस करके, उसकी असेसमेंट करके अगर वो ट्रीटमेंट देगा तो बिना दवाओं के वो ठीक हो सकता है, सिर्फ फिजियोथेरेपी के माध्यम से। एक घुटना प्रत्यारोपण की बात करते हैं, आज अभी रिसर्च आई है, बहुत बड़े ब्रिटिश जर्नल, ऑर्थोपेडिक्स जर्नल, ये सब की रिसर्च है। फिजियोथेरेपी कर रहा हो, अच्छे से करे, तो उसका घुटना प्रत्यारोपण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो 80 to 85% प्रत्यारोपण हो रहा है वो सिर्फ गलत हो रहा है, वो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट से हो रहा है। अगर उसको डॉक्टर सही समय पे सही फिजियोथेरेपी लेने की अगर उसी समय सलाह दे, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो डायरेक्टली चला जाए, तो उसका प्रत्यारोपण को रोका जा सकता है। तो जैसे आपने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्टली चला जाए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी डिसीजेज हैं जिसमें डायरेक्टली पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकता है, उससे उसका अननेसेसरी मेडिसिन कंजम्पशन भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी हील हो जाएगा वो। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कुछ जो लॉ है, लॉ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और खासकर इसको लेके भी भ्रांतियाँ रहती हैं। एक तो अभी हमारा 2021 में नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट आया, एक कानून बना। तो उस कानून के माध्यम से फिजियोथेरेपिस्ट को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के राइट्स दिए गए। फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है, उसके डेफिनेशन के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। किसी को अब एक्सरे चेक कराना है, कोई कमर दर्द का पेशेंट है तो एक्सरे कराना, एक्सरे इसलिए भी कराना ज़रूरी है कि वो रूल आउट करना है कि भाई कमर दर्द का कारण क्या है, एमआरआई के माध्यम से कराना है। इवन कुछ हो सकता है ब्लड उसको कराना पड़ जाए कि भाई टीबी के वजह से तो नहीं, उसको रूल आउट करना है, तो ब्लड टेस्ट भी करा के वो रूल आउट कर सकता है। हाँ, उसको लगेगा कि कोई अदर पैथोलॉजी की वजह से कुछ टीबी है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट नहीं कर सकता, उसका एक प्रॉपर रेफरल प्रैक्टिस होना चाहिए। तो रेफरल प्रैक्टिस की तरफ हमें ध्यान ज़्यादा जोर देना है, ना कि जो है कि फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टली नहीं देख सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टली देख सकता है केस को। आप जैसे बोल रहे हैं कि किन किन केसेस में, किन केसेस, तो ऑर्थोपेडिक्स के बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टली जो है उसको देख सकता है। हाँ, एक समय सीमा हो सकती है कि 10 से 15 दिन में उसने दिया, उसका प्रभाव देखा उसके ऊपर कि कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए या कुछ और रेफरल देकर उनसे वो क्लियर करा ले कि भाई ये चीज़ें हैं कि नहीं। फिर कुछ आपके स्पोर्ट्स इंजरी की केसेस में है तो उसमें तो फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखा है कि ऑन फील्ड फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, उसका कुछ स्ट्रेचिंग किया है या कुछ टेपिंग किया है क्या, तो फिर खिलाड़ी खेलने लगता है। तो वहाँ पे इंजुरीज में कहीं कहीं सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। भारत देश में ऐसा भी कानून नहीं आया है
कि फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। हाँ, कुछ देशों में, आप ब्रिटेन में, वहाँ ये कानून है कि कुछ जो उनके प्रैक्टिस से रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो उनको प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ये शायद अभी लॉ पास हुआ है, कुछ कुछ जगह पास हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ रही है तो भारत सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कानून के माध्यम से। कुछ मैं नहीं बोलूँगा सारे ड्रग्स, पर कुछ जो ड्रग्स जो इनके लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए इम्पोर्टेंट, तो भारत सरकार उस पर कानून बना सकती है और फिजियोथेरेपिस्ट को भी एक आधार दे सकती है कि वो कुछ दवाइयाँ लिख सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में वो ऐसा कोई कानून नहीं है और कानूनी रूप से भौतिक चिकित्सक दवाइयाँ अभी नहीं लिख सकते। तो एक दूसरा मिथ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइजेस से उनका दर्द बढ़ जाता है, तो ये जस्ट उनका डर होता है या इस कुछ फैक्ट भी है इसके पीछे? देखिए, डर तो खैर अलग चीज़ है, बट जो फैक्ट ये है कि आपका जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल क्वालिफाइड नहीं है और वो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। उनकी वजह से जो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है उसके ऊपर भी असर आता है जी। तो यही इन्हीं सब कारणों से आ रहा है। तो अभी जो कानून बना है उससे धीरे धीरे ये सब चीजें, क्वैकरी जो होती है, क्वैकरी कर्म हो गई। और अभी हमारे पास 60 साल के बाद एक कानून आया, उसके पहले तक कानून नहीं था, कोई भी कुछ भी कर रहा था। तो क्वैकरी की वजह से जो है ये भ्रांतियां फैल रही है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है दर्द बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर असेसमेंट हो, प्रॉपर उसकी एग्जामिनेशन हो, तो भौतिक चिकित्सक उन्हीं असेसमेंट और एग्जामिनेशन के आधार पे अपने ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन करता है और टाइम टू टाइम उसका असेसमेंट करके उसमें ट्रीटमेंट में चेंजेस लाते हुए वो अच्छे से देगा। हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द आगे पीछे बढ़े, तो वो हर एक्सरसाइज और इसमें होता है, लेकिन एक्सट्रीम जो दर्द हो, ये हो, उनसे बचाकर फिजियोथेरेपी आगे काम करते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो इंश्योर करे कि ही इज अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। तो लोग क्या समझते हैं कि अरे कोई फिजियोथेरेपी बोल दिया किसी ने, उनकी क्वालिफिकेशन है नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्योंकि कमी है फिजियोथेरेपिस्ट की बात, तो इसकी वजह से ये मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग जो डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, उनका ये क्लेम होता है कि अगर हम बहुत ट्रीटमेंट लेंगे तो हमारी बॉडी जो सेल्फ हीलिंग करती है वो प्रोसीजर कम हो जाएगा। तो ये डॉक्टर के पास मतलब मींस एलोपैथ प्रैक्टिशनर हो गया या फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, क्योंकि आमतौर पे आदमी अपना दर्द अवॉइड करता है, तो सोचता है कि ठीक हो जाएगा, बाद में टालता है। देखिए, पेन इज फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ एनी पैथोलॉजी इन द बॉडी। ठीक है, तो मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी आपको अगर दर्द हो तो जरूर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, लेकिन मिले जरूर, क्योंकि वो आपको एक सही सलाह मिलेगा, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। आप अगर डॉक्टर से दूर भागेंगे तो बीमारी आपके करीब आएगा। तो अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती कोई दिक्कत है तो आप जो है एक चिकित्सीय सहायता लें। खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करना दे, चिकित्सीय सहायता लें। तो अच्छा सर, आपका 25 साल का अनुभव रहा, तो आपने अपने पेशेंट्स में कुछ बड़ी मिथ्स देखी, कुछ मिसकंसेप्शन देखे, उनके बारे में कुछ बताएं। अब 25 साल के अनुभव में, अब मैं जैसे न्यूरो से रिलेटेड जी, तो न्यूरो में बहुत चैलेंजिंग होता है। अब किसी को लकवा हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को बहुत सारी डिजीज हैं, जीबीएस सिंड्रोम है या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस तरह के असाध्य रोग हैं, पार्किंसंस है, ये सब असाध्य रोग है एक तरह का। तो इन सब में पेशेंट को थोड़ा मोटिवेट करके रखना पड़ता है हमें। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है। बहुत अब जैसे किसी को लकवा हो गया, अब 2 लकवा के केस है हमारे पास, 2 लकवा केस है, एक को थोड़ा सुधार अच्छा हो गया, एक को नहीं हुआ, तो वो परेशान सा हो जाता है कि सर आपके साथ देखिए, मैं उनके साथ आ रहा था ट्रीटमेंट कराने, उनका तो अच्छा सुधार हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उनको समझाना पड़ता है, थोड़ा काउंसलिंग देनी पड़ती है कि
आपके जो ब्रेन में जो डैमेज हुआ है वो डिफरेंट है उनसे। अब ब्रेन के डैमेज के आधार पे कितना बॉडी के अंदर में डैमेज हुआ है उसके आधार पे भी ये रहता है कि पेशेंट को कितना सुधार होगा। अच्छा, सर्दी में पैरालिसिस के केसेस ज़्यादा क्यों होते हैं सर? और कहाँ केसेस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वासो कंस्ट्रिक्शन, अब क्या होता है कि हमारी धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं सर्दियों में। और जो पैरालिसिस है, जो स्ट्रोक की बात करें आप, तो स्ट्रोक जनरली थोड़ा कॉमन हो जाता है सर्दियों में कि वासो कंस्ट्रिक्शन, हमारे वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर गए, उसके अंदर में कोई एम्बोलस हो गया, कोई ऐसा पदार्थ या फिर कोई थ्रोम्बस या कहीं से आ रहा है तो वो चिपक सा गया तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा तो चांसेस है कि उसको स्ट्रोक हो जाए। तो सर्दियों में वासो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये जो आपने कंपैरिजन वाली बात कही कि एक पेशेंट दूसरे को देखता है तो वो इस चीज़ को सोचता है कि हम क्यों नहीं जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो जो नए फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करें? तो देखिए अपने नॉलेज से उनको पता होना चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है ये। मेडिकल टर्म की बात करें जी। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट, स्ट्रोक का केस। अब उसके कौन से लेवल पे है, अब जैसे हमारा ब्रेन में हिस्सा होता है, अगर इंटरनल कैप्सूल या कोरोना रेडिएटर, जिसे ब्रेन का पिक्चर लेते हैं तो कोरोना रेडिएटर के पास लेंगे तो वहाँ अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हो सकता है उसके पैरों में जान आ जाए, हाथों में नहीं आएगा। हाथों में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हाथ के फाइबर थे उसी एरिया से जुड़ रहे जा रहे हैं और वो कंप्रेस सा हो गया है। तो कंप्रेस हो गया है तो वहाँ पे हाथों में मूवमेंट कम आएगी। तो कोई केस है जिससे उससे ऊपर है उसकी डैमेज ब्रेन में, तो उसका दोनों हो सकता है, हाथ पर दोनों चलेगा। तो ये नॉलेज होना चाहिए उनको, और हमको इसको कोरिलेट करना पड़ता है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन अच्छा, जब स्ट्रोक के केस में एमआरआई सीटी स्कैन है, उसके इन्वेस्टिगेशन से हम कोरिलेट करेंगे तो हमें एक्चुअली में एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने कब हाथ चलेगा इसका कि पैर चलेगा या दोनों चल सकते हैं, उसका आइडिया मिल जाता है। तो एक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप तो नॉलेज के लिए जैसे कि हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि यहाँ पे डिग्री लेना आसान है और एक्सपीरियंस लेना और नॉलेज लेना थोड़ा सा टफ है कंपैरिजन। देखिए मेडिकल फील्ड में है आप तो डिग्री के बारे में ना सोचें, नॉलेज के बारे में सोचें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आज के जितने भी युवा हैं, मेरे बहुत चिकित्सक बंधु हैं जो बनना चाह रहे हैं, अभी कॉलेज में है, उनसे यही बोलूँगा कि आप जितना ग्रहण कर सकते हैं आप इस एज में ग्रहण करें, तभी आप जो है समाज को पूर्ण रूप से उसका आप योगदान दे पाएंगे। तो जो लोग एज अ करियर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाह रहे हैं तो उनको फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर मैं कहूँ तो क्या ऐसी बातें हैं जो अपने जहन में उतार लेनी चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल हीलर और सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बन पाए? कैरियर के अगर आप बात करें जी। तो अभी हमारे यहाँ कमीशन आ गया, नेशनल कमीशन, जैसे मैंने बताया, फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो उन्होंने अभी 2026 से, इससे पहले 4.5 साल का कोर्स हुआ करता था, 2026 से गाइडलाइन निकाला है उन्होंने। ये 5 साल का एक विषय हो जाएगा, 5 वर्षीय विषय हो जाएगी। साथ में इसमें एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% का अंक आपको इंटरमीडिएट में, जनरल के लिए, SC ST OBC के लिए 40% अंक इंटरमीडिएट में होना चाहिए, और नीट की परीक्षा में आपको अपीयर होना है, एटलीस्ट अपीयर होना है। ये एक कंपलसरी बना दिया गया है। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये समाज के जितने भी भौतिक चिकित्सा या राष्ट्रीय सहबत से रिलेटेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो वो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त करें कि नए नियम के अनुसार कैसे एडमिशन लेना है और क्या करना है। तभी, नहीं तो फिर आगे आप हो सकता है कि अपने लाइसेंस को पाने में परेशानी झेल सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से अब लाइसेंस मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे एलोपैथी, जैसे NMC के द्वारा एलोपैथी को मिलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर आप पास करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो अगर आप 2026 में नीट नहीं दिए होंगे और आपने एडमिशन ले लिया बिना नीट के, आप जाएंगे जो है 2031 में वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपसे सबसे पहला पर्चा तो वही मांगा जाएगा कि आपने नीट में अपीयर हुए कि नहीं हुए। अगर वो पर्चा आपके पास
नहीं होगा तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या लैब टेक्नीशियन वगैरह जो भी है उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपका जो 5 साल पीछे है वो पूरा खराब, जीरो हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, और जब तक नीट में आप अपियर ना हो तब तक एडमिशन लें। एटलीस्ट अपियर होना जरूरी है, चाहे आप उसमें कितना भी अंक प्राप्त करें, उससे अपियर होना जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जब आप एडमिशन मिल जाए तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करें। जितना आप नॉलेज गेन सकते हैं, पहले 2 साल आप अपने बेस को मजबूत करें। जो भी आपकी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, ये सारे पे आप जो है अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि ये पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी तो आप फिजियोथेरेपी के जो पॉइंट्स है उसको क्लिनिकली को रिलेट करने में आपको बहुत सहायता मिलेगा, और उससे आप अपने पेशेंट के ऊपर अच्छे रूप से उसको आप ट्रीट कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये एक बड़ा रीज़न है कि रिसर्च पेपर में रह जाती है, प्रैक्टिकल में नहीं आती है। हाँ। तो अच्छा, क्या एड ऑन्स हो सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी में बीपीटी और एमपीटी इन 2 कोर्सेज हैं, उनके अलावा क्या एड ऑन्स हो सकते हैं जिससे वो भीड़ से फिजियोथेरेपिस्ट अलग हट सके, कुछ एक अपनी पहचान बना सके? देखिए, अब फिजियोथेरेपी काफ़ी ऊपर बढ़ रहा है, इसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है। तो बीपीटी एक बेसिक कोर्स हो गया, एमपीटी में ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोपल्मोनरी आ गया है, न्यूरोलॉजी तो है ही, गायनी भी आ गई है एमपीटी में, हैंड रिहेबिलिटेशन आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, और अब लोगों ने पीएचडी की तरफ भी अपना रुख करना स्टार्ट किया है। तो पीएचडी तक की पढ़ाई कर रहे हैं लोग, और स्पेशलाइजेशन आप अपने काम के माध्यम, अब किसी ने ऑर्थोपेडिक्स में किया है तो वो मैनुअल थेरेपी की तरफ अपना कर सकता है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेंजी, मिटनलैंड, कार्टिलोन, ये सारी टेक्निक्स को अपनी दक्षता बनाएं। और आजकल थोड़ा ट्रेंड है कि कुछ एडजंक्ट थेरेपीज को भी करने का। तो एनसीएचपी के जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड प्रोफेशनल, उनके कैरिकुलम के अनुसार कुछ एडजंक्ट थेरेपी भी ऐड की गई हैं। उन एडजंक्ट थेरेपी में कायरोप्रैक्टिक है, ड्राई नीडलिंग है, कपिंग है। तो इन सबको आप एज ए एडजंक्ट थेरेपी अपने इसमें यूज करते हुए आप समाज की सेवा कर सकते हैं उसी दृष्टिकोण से। अच्छा, ये जो नई थेरेपीज हैं, जैसे टेपिंग हो गया, कपिंग हो गया, हिजामा हो गया, तो ये क्या? कपिंग हिजामा इज नॉट पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। वो क्या है, हिजामा यूनानी है, बट कपिंग इज देयर। कपिंग इज पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। तो क्या ये बेसिक को एनहांस कर देते हैं? बिल्कुल एनहांस कर देता है। फैंटेसी टाइप है केवल? नहीं, फैंटेसी नहीं है। देयर इज साइंटिफिक सब एविडेंसेस हैं। टेपिंग का अच्छा रोल है, और टेपिंग के कोर्सेज होते हैं 3-3, 6-6 महीने के। आप उसमें अच्छे से करके पूरी दक्षता हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या फिजियोथेरेपी एक फाइनेंशियल स्टेबल करियर बन गया है? बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेबल है। आपको हर फील्ड में मेहनत करना है, ये चाहे आप एलोपैथी प्रैक्टिशनर हो, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हो, कुछ हो, समय तो लगेगा। एक बार लोगों को जानकारी प्राप्त होने लगती है माध्यम पे, आप अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सोशल डिजिटलाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो उस माध्यम से भी आप अपना प्रचार प्रसार करके लोगों के वर्ड ऑफ माउथ ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू भी लोग आते हैं। तो समय देना पड़ेगा आपको, 3 साल 4 साल का समय लेके चलिए, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब 3-4 साल का समय आप लीजिए, डीमोटिवेट मत होइए, लगे रहिए, सक्सेस मिलेगा। हर फील्ड में है, हर फील्ड में। एक आदमी अगर कल को दुकान से हटे तो लॉ बोलता है कि आपके पास 16 से 18 महीने का बैकअप हो। एक जो दुकान खोलकर भी बैठता है, तब आपको सक्सेस मिलेगा। ये तो एक बिजनेस रूल है। ठीक है। अच्छा, अब तो एआई आ गया है। हाँ। तो एआई का फिजियोथेरेपी में क्या इम्पैक्ट? हाँ, एआई है काफी। अब एआई का अब फायदा ये है, टेली रिहेबिलिटेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब हमारा फोन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो हम इस माध्यम से गांव में कोई बैठा है, we can give the services to the last person of the society with this. Yeah, that's true.
तो ये अब सुविधा हो गया कि एक बंदा जो यहाँ नहीं आ सकता है, भाई डॉक्टर प्रभात रंजन से मिलना है उसे, उसको, तो वो मुझे फोन करके वीडियो कॉल करके बात कर सकता है, मैं उसको वहीं पे समझा सकता हूँ कि भाई ये चीजें ये कर लो। तो कर रहे हैं लोग, वेबसाइट बना रहे हैं, अपना ऐप बना रहे हैं, ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि आप देश के सुदूर सुदूर जो अछूता प्रांत है वहां भी आप ये सेवा दे सकते हैं, वहाँ भी ये सेवा दे सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा है कि सर्जरीज अब कंप्यूटर रोबोट्स करने लगे हैं, तो जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं वो भी अगर रोबोट्स कराने लगेंगे तो फिजियोथेरेपी के करियर में लोगों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। कैसे? तो अब सर्जन का रोल खत्म हो गया। आप बताएंगे? सर्जन तो अब एक की जगह 4 सर्जरीज कर रहा है कि नहीं? तो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी वही। अब फिजियोथेरेपिस्ट अपने एनर्जी को कंजर्व करते हुए, आप जहां पे पहले 2 या 3 पेशेंट देख पा रहे थे, हो सकता है वो गाइडलाइन बनाने सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए, सो रोबोटिक्स फिजियोथेरेपी कर दें, तो आप 2-4 पेशेंट और पे उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपके ये प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाएगा, समाज के ज्यादा लोगों को आप पहुंच रीच हो जाएगी आपके पास। अच्छा, तो जो टेली आपने बात की, तो उसके, तो उसके जरिए जैसे जो Tier 3 और रूरल एरिया के बच्चे हैं, तो वो उनके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या कि वो Tier 1 के डॉक्टर के साथ, जैसे एम्स के डॉक्टर्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करके वो सीख सकें? हाँ, ये धीरे धीरे हो रहा है। आने वाले समय में शायद सेटअप्स ऐसा बन जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर, जैसा भी हेल्थ केयर सेंटर में बनेगा, लोगों के प्रति जागरूकता होगी तो जरूर हो जाएगा। उसके लिए समय देना पड़ेगा। अब ये चीज़ें भारत में थोड़ी सी धीरे धीरे चलती है, लेकिन आ रहा है। अच्छा सर, पेशेंट हैंडलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट क्या होता है? पेशेंट हैंडलिंग के दौरान पेशेंट को समझना ही सबसे चैलेंजिंग, कि उनके मन में क्या है, वो कैसे करना चाहते हैं, वो एक चैलेंजिंग चीज है। तो इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट को कि इमोशनल लेवल पे कैसे हैंडल करना है? सबको, हाँ वो है। पेशेंट को काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल, आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के बावजूद आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है उस समय, उनके मनोस्थिति को समझते हुए, मनोदशा को समझते हुए उसके हिसाब से उनको प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि कभी कभी पेशेंट जो है बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, तो उसके हिसाब से उनको ऐसा काउंसलिंग करके पेशेंस के साथ ट्रीट करना पड़ता है। कहीं कहीं पे बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है, उनसे बातचीत करना पड़ता है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस। जहाँ पे आप पेशेंट जहाँ कम्युनिकेट अच्छे से करेगा, डॉक्टर उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट उनसे कम्युनिकेट करेगा, तो डेफिनेटली पेशेंट को उसका लाभ मिलता है। अच्छा, कम्युनिकेशन में तो नो डाउट फीमेल्स बेटर होती हैं, तो क्या पेशेंट को हैंडलिंग में फीमेल्स फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बेटर कर लेती हैं? ऐसा तो है नहीं। हाँ, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा रिसर्च देखा नहीं कि फीमेल बेटर है या बेस्ट है। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल सभी लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फीमेल्स के लिए बात हो रही, तो लड़कियों के लिए क्या स्कोप है फिजियोथेरेपी में? मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। अब तो नहीं, अभी भी एक बड़ा क्राइटेरिया है जो अपनी घर की बेटियों को बाहर नहीं जाने देता है कि आसपास नहीं कुछ पढ़ा लो, कुछ भी करके करा लो। हमारे BHU में एक कहावत थी कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, लड़का है तो कॉमर्स में डाल दो, लड़की है तो नर्सिंग में डाल दो। तो इस तरीके की सोच अभी भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। अब बोले नर्सिंग में डाल दो तो भेज तो रहे हैं पढ़ने के लिए, आसपास में कहीं भी भेज देंगे। डाल तो दो, डाल तो दो, है कि नहीं? तो ये तो मिथ नहीं है ना कि घर में बैठा दो। तो उसी तरह से है, ये नहीं है कि अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। बच्चे आजकल के जो फीमेल्स है वो खुद भी चाहती हैं कि हम कुछ करें लाइफ में, उनका अपना चॉइस होता है। अगर उनका चॉइस फिजियोथेरेपी तो गार्जियन भी उनको प्रमोट करते हैं आजकल। सबका माइंडसेट अब जेंजी वाला
सब चल रहा है, Gen Z जेनजी आएगा तो वो तो घर में बैठने वाला घर पे तो नहीं बैठने वाला है, बिल्कुल नहीं बैठेगा। अच्छा गवर्नमेंट की जनरेशन बात, चेंज के साथ साथ सब मिथ्स भी चेंज होती है। हाँ मिथ्स तो चेंज हो जाएंगे। और अच्छा गवर्नमेंट की बात हुई तो गवर्नमेंट लेवल पे क्या कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी है हाँ 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 फिजियोथेरेपी? चल रहा है, पर आपको यूपी गवर्नमेंट में भी स्कॉलरशिप, बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, महिलाओं के लिए कुछ है कि 5 लाख 10 लाख का कुछ सपोर्ट है। अच्छा तो नए female के लिए तो- फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत दबाव होता है कि पेशेंट को कैसे समझाना है कि आप ठीक हो जाओगे जल्दी। साथ में अगर पेशेंट स्लो रिकवरी कर रहा है तो उन्हें पेशेंट के साथ साथ खुद को भी समझाना है कि सेल्फ डाउट की कंडीशन में नहीं रहना है। तो कैसे सेल्फ डाउट को दूर करेंगे? सेल्फ डाउट के लिए तो मैंने वही बताया कि नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज, आपको क्लिनिकली कोरिलेट करना आना चाहिए चीज़ें। और आप जब क्लिनिकली कोरिलेट कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको पेशेंट को काउंसिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और जो कंटिन्यू पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट अगर इम पेशेंट है तो उसको समझाना है आपने। अच्छा बहुत सारे होते हैं कि नहीं मुझे कल ही ठीक होना है, परसों, ऐसा नहीं होता, समय लगता है, हर चीज़ को समय लगता है। जो पेशेंट्स को कंटिन्यू देख रहे हैं जो फिजियो, उनकी खुद की बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो बैलेंस कैसे बनाना? एनर्जी कंजर्व करते हुए अपना काम करें और अपने जितनी क्षमता है, और सबसे बड़ी बात है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को फिट रखने के लिए खुद भी थोड़ा सा वर्कआउट्स करें जिससे कि उनकी एंड्योरेंस कैपेसिटी बने। लाइफस्टाइल के बारे में सर इस समय बहुत बड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, जैसे हमारे कैमरामैन ही हैं, ये पूरी रात बैठ के इन्होंने एडिटिंग की है, तो हम सब की लाइफस्टाइल में सिटिंग का पोस्चर क्या होना चाहिए और हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को सेम रखते हुए कुछ ऐसा करें कि हमें बैक पेन और सर्वाइकल इन सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े? देखिए सिटिंग पोस्चर में रूल ऑफ 90 को फॉलो करें। रूल ऑफ 90 ये क्या है? रूल ऑफ 90 मीन्स कि आप जैसे बैठे हैं, ये हमारा जो फीट है वो 90 डिग्री पे है, नी है 90 डिग्री पे है, हिप जो है ट्रंक के रिलेशन 90 डिग्री पे है, हमारा शोल्डर जो है एल्बो के रिलेशन में 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे है। तो ये रूल ऑफ 90 को आप फॉलो करेंगे। सिटिंग पोस्चर में आप लंबे समय तक बिना किसी मसल को ज़्यादा जोड़ देते हुए, किसी भी मसल इम्बैलेंस के बिना आप बैठ सकते हैं लंबे समय। ये पोस्चरल प्रॉब्लम आती क्यों है? मसल इम्बैलेंस की वजह से। अब जैसे इन्होंने बोला कि आपके कैमरामैन एडिटिंग करते हैं तो उनका पोस्चर ही अलग है, तो एक साइड का मसल ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, एक साइड का मसल ज्यादा रिलैक्स है, तो दूसरी साइड वर्कआउट ज्यादा है, ज्यादा फटीक हो गया, फटीक हो के वो स्पाजम में चला गया, स्पाजम में गया बैक पेन हो गया। तो थोड़ा सा कोशिश करना। हाँ अब ये है कि आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आप नहीं इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि हर 15-10 मिनट के बाद अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट कर ले या रूल ऑफ 90 में आके थोड़ा सा अपने आप को ये कर ले, और साथ में आप मसल्स की एंड्योरेंस कैपेसिटी को थ्रू वर्कआउट्स बढ़ाएं। अच्छा जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, देखा गया कि हर विंटर में उनको सेम प्रॉब्लम फिर से बढ़ाती है, वो थोड़ा ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर नेक्स्ट जो विंटर आएगी उसमें उनको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ जो अब है कि आधी ट्रीटमेंट ले और छोड़ दें तो उनको फिर प्रॉब्लम आएगी। आधी ट्रीटमेंट ये अच्छा शब्द है। ये बताइए सर कि क्या पेन खत्म हो जाता है तो ट्रीटमेंट रोक देनी चाहिए? क्योंकि 90% लोग यही करते हैं, पेन खत्म ट्रीटमेंट खत्म। देखिए पेन खत्म तो आपको उसके बाद मसल बिल्डिंग में काम करना है। मसल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के बायोमैकेनिक्स को मेंटेन करने। कौन सी हड्डियां किस पोजीशन में है, किस पोजीशन रहती है, उस पे मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। मसल्स अगर आपकी एक रस्सी की तरह है, रस्सी को आप मजबूत रखेंगे तो आपकी पोजीशन मेंटेन रहेगी हड्डियों की। जहां वो लैक्स हुआ, जहां वो ढीला पड़ा, हड्डियां आगे पीछे होने लगेंगी, आपको फिर प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। इसीलिए जब पहला ट्रीटमेंट होता है, हमारा प्राइमरी एम होता है कि पेन को दूर किया जाए एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि पेन अगर दूर होगा तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल में हमारा स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग प्रोसेस है, उस पे काम करना होता है, स्पेशली स्ट्रेंथनिंग पे, और स्ट्रेचिंग जो है वो मसल लेंथ को बनाए रखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पेशेंट्स हैं जिनका पेन अभी दूर हो गया है, वो एटलीस्ट कितने दिन और कंटिन्यू करें अपना ट्रीटमेंट? कम से कम कितने दिन? वो डिपेंड करेगा एक फिजियोथेरेपिस्ट अपना असेसमेंट प्रॉपर करके और उसके एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम रीअसेसमेंट असेसमेंट करके वो उसके हिसाब से उनको टाइमलाइन बताया जा सकता है कि 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने और आप ट्रीटमेंट लीजिए।
अच्छा सर, पॉस्चर की बात हुई तो लगे हाथ मैं सोचता हूँ कि हमें कैसे सोना चाहिए, इसका भी पॉस्चर आप डिस्कस कर लें। सोना एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, स्ट्रेट लाइन। हाँ, जो है तकिया है। और आप सोने के समय बिस्तर का ध्यान रखें कि गद्दा आपका बहुत बहुत वो ना हो, स्पंजी। स्पंजी ना हो, जी। नॉर्मल थोड़ा हार्ड हो। और जो तकिया आप लेते हैं बहुत बड़ा ना ऊंचा नहीं हो, नॉर्मल हो। और कोशिश करें कि ये जो हमारा सर्वाइकल नोडल्स जो जगह है सर्वाइकल का, ये ऑब्लिटरेट हो, मतलब यहाँ भरा भरा हो, इसको खाली ना छोड़े। चाहे आप साइड लाइन में भी लेट रहे हैं तो साइड लाइन में भी ये नीचे की तरफ नहीं, बराबर पड़े रहें। तो इन सब को ऑब्लिटरेट करके रखें, जिससे कि आपका मसल्स जो है रिलैक्स हो। यूट्यूब में फिटनेस वाली जो वीडियोस हैं या सोने के पॉस्चर वाली वीडियोस है, उसमें कुछ वीडियोस ऐसी भी पड़ी हैं कि जो गांव की खटिया होती थी जिसमें आदमी बैठता था वो बीच में घुस जाता था, वो सही है? मतलब उनका जो पॉस्चर है वो एकदम परफेक्ट होता था? नहीं नहीं, गाँव की खटिया की पोस्चर तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सही है। उससे मैं बोलूँगा खटिया से अच्छा चौकी है। चौकी तखत फ्लैट, जिसको हम लोग हाँ बोलते थे। चौकी, वो तखत वाली, वो हम्म। फ्लैट रहती है, वो वो ज़्यादा फ्लैट बेटर रहती है। है। ये तो वो तो कभी भी आपका मसल के इसको चेंज कर सकता है, बोन के कंटूर को और बायोमैकेनिक्स को। तो जो खटिया होती है वो तो बहुत वो ठीक प्रिस्क्राइब नहीं नहीं है। है। हाँ। अच्छा, उसमें तर्क ये देते हैं कि ब्लड का फ्लो जो है पेट की तरफ रहता है तो उससे बॉडी हेल्दी रहती है। वो है कुछ है वेलनेस वाले अपना हाँ बोलते हाँ। हैं। तो ठीक है, उसमें है कुछ बोलते हैं खाना खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे के बाद जो है आप लीवर की, जिस साइड लीवर है हाँ। हमारा, राइट साइड में लीवर है, तो लेफ्ट साइड लेटो, जिससे कि लीवर को आराम से पाचन करने में, अपने रसायन को रिलीज करने में हेल्प मिले। उस साइड लेटेंगे तो दबाव पड़ेगा। ठीक है, वो आयुर्वेदा और उसका है अपना मिथ, उनका मिथ नहीं और उनका मत है। तो उसके हिसाब से वो करें अपना, कोई इसमें हानि भी नहीं। आधा घंटा आप इस साइड में लेट जाए, उससे दूसरे फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, मतलब आप राइट साइड करवट लेके लेटे हैं या लेफ्ट लेफ्ट, साइड, हाँ, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क है? ऐसा कुछ ओके ओके। अच्छा सर, यंगस्टर्स जो हैं इस समय बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है उनको, तो इस समय बहुत एग्रेसिव पॉस्चर वाली बाइक्स आ रही हैं, तो जो लोग डेली रूटीन में कम्यूट करते हैं उन्हें किस तरीके की बाइक प्रेफर करनी चाहिए? सिंपल बाइक जिसमें आप मेंटेन रखें अपने पोस्चर को, जैसे मैंने 90 बताया रूल ऑफ 90, रूल ऑफ 90 मेंटेन उसको रहे। मेंटेन रखते हुए चलाएंगे तो प्रोलॉन्ग, इसकी प्रोलॉन्ग ड्राइविंग है। हाँ। अब जो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल रहा है वो तो शॉर्ट कैसे ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्पोर्ट्स के लिए कर रहा है तो स्पोर्ट्स की बाइक थोड़ी सी उस हिसाब से उनका बना रहता है कि काफ़ी देर तक वो मैनेज करके रखते हैं पोस्चर को। तो सर, हमारी जो बिजी लाइफ के कारण जो लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है और हमारे पॉस्चर भी बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हमें टाइम टू टाइम ये पता चलता रहे कि अब कुछ गड़बड़ हो रहा है या हमें पॉस्चर ठीक कर लेना तो चाहिए? बॉडी अपने आप आपको बताएगी। थोड़ा सा भी पेन कहीं हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, थोड़ी सी अनइजीनेस फील हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें। बॉडी हमारा जो है बहुत बड़ा इंडिकेटर अपने आप में है। बॉडी। अब उसी को हम वो कर देते इग्नोर, तो फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, जो पैरालिसिस की हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या पैरालिसिस के केसेस में पहले से पेशेंट को पता चल सकता है कि उसको पैरालिसिस अटैक होने वाला है? नहीं, एक सडन ऑनसेट होता ही, उसका सडन ऑनसेट है तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता। हाँ, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ बायोमार्कर के माध्यम से अगर उसने अपना पता लगा लिया हो तो अलग चीज़ें जो एक्सीडेंटली कभी कभी पता चल जाती हैं। अब जैसे किसी को डायबिटीज़ नहीं है, किसी को कुछ नहीं, तो एक्सीडेंटली उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया तो पता चला कि उसको ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। तो उसी तरह से सडन ऑनसेट है। कुछ कुछ बायोमार्कर्स आजकल आ रहे हैं, रिसर्च के माध्यम से पता चल रही है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हम अगर वो बायोमार्कर्स के हिसाब से अगर आपका कुछ नॉर्मलिटी आता है आपके टेस्ट में, इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रोन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, प्रोन टू स्ट्रोक, ये सब चीज़ें हैं। मतलब कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं ऐसे है? ऐसे जनरली आपको कोई सिम्टम्स का, तो ये तो उनको ही पता हाँ, चल हो सकता सकता है। एग्जामिन करना। हाँ, कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि आपको हेडेक्स हो। और स्ट्रोक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक क्षणिक स्ट्रोक बोलते हैं, TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो तो एकदम 24 घंटे के अंदर में उसके जो है आपका जो भी छोटा मोटा अगर बहुत माइल्ड सा आया तो हो सकता है फेस से बोलने में, या थोड़ी देर के लिए बोलने में, या थोड़ी देर के लिए आंखों में धुंधला सा आया, बहुत कस के हेडेक आया, तो ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में हो सकता है। तो उसको अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको रूल आउट करा लें कि किस वजह से हुई है, क्योंकि
सिम्टम्स एकदम रिजॉल्व हो जाएंगे आपको 2 4 6 घंटे 8 घंटे के अंदर। अच्छा, कुछ डिसीजेज ऐसी हैं आपने बताया कि असाध्य हैं, वो कभी ठीक नहीं होती, तो उस केस में इच्छा मृत्यु क्या एक बेटर ऑप्शन नहीं है एक पेशेंट के लिए? नहीं, असाध्य मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी पेन से पैलिएशन, पेन टू पैलिएटिव। अब एक पैलिएटिव केयर है। पैलिएटिव केयर असाध्य रोगों के लिए, जिसमें उसके जीवन स्तर को बनाए, उच्चतम जीवन स्तर को बनाए रखना है। पैलिएटिव केयर में ये होता है कि जो भी सिम्टम आए उसके आधार पर ट्रीटमेंट कर देना है। तो फिजियोथेरेपी का रोल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पैलिएटिव में। और आजकल सरकार इसी दिशा में काम कर रही है कि जो भी ऐसे असाध्य रोग हैं उसमें एक व्यक्ति उच्चतम स्तर का जीवन जी सके, उस पर काम चल रहा है। तो पैलिएटिव केयर है, और इच्छा मृत्यु जैसी चीज नहीं होती है। अब बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो असाध्य होते हुए भी आप एक नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। पार्किंसंस है जैसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। इसमें हो सकता है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, लेकिन आप एक्सरसाइज के माध्यम से, कुछ दवाओं के माध्यम से जो उसके प्रोग्रेशन है उसको डिले करके रख सकते हैं, और अपने गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को लंबे समय तक आप मेंटेन कर सकते हैं। इवन नॉर्मल पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक आप मेंटेन करके रख सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब चीज़ें हैं, ये सब ऐसे रोग हैं जो असाध्य होते हुए भी आप इसमें फिजियोथेरेपी के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। सर, एक थोड़ी सी अटपटी सी बात है कानपुर के पास एक जगह है जहानाबाद, वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग जो हैं ऐसी दवाएं बांधते हैं या ऐसा झाड़ फूक करते हैं कि पैरालिसिस के केसेस बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके अनुभव में कुछ केसेस कभी ऐसे आए, ये मतलब इनके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग भी है या केवल ये अंधविश्वास ही है? कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, सारा अंधविश्वास है। एक चल रहा है उनका, अब क्या कर खिला। बहुत सारे रोगों में तो देखा है कि स्टेरॉइड खिला देते हैं, जिसकी वजह से बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका कोई वैज्ञानिक ऐसा कोई नहीं है प्रमाण। बाकी लोगों का अपना अपना सोच है, अपने उनकी अपनी वो है, वो क्या बोलते हैं, चॉइस है ना, किस तरह तो से कुछ कर रहे हैं। और जनरली ऐसे ये सब जो कंडीशंस है लो इनकम ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलती है, वही लोग ज़्यादा जानते हैं। हाँ, कुछ है वैसे लोग, कुछ अब जैसे हीलर्स हैंड, जैसे मदर टेरेसा का आप लेके तो हीलर्स हैंड माना जा रहा था, तो वो भी एक है चीज जो एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में। हाँ, अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो अब मदर टेरेसा के लिए तो बोला जाता था कि हीलर्स हैंड, मदर टेरेसा के लिए बोला जाता है और साईं बाबा के लिए भी बोला जाता है। हाँ, तो साईं बाबा के लिए बोला। तो ये सब चीज़ें हैं, चलिए ये वो अलग पार्ट है। अब उसको साइंस कैसे देखता है वो अलग चीज़ है। अच्छा सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसी बुक रही जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? हाँ, बचपन में कुछ जैसे मुंशी प्रेमचंद की कुछ बुक्स थी। आजकल जो है रील्स का ज़माना आ गया है, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, लगातार लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों उसमें टाइम बिता देते हैं, तो उसका हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ेगा? हेल्थ में देखिए, अब तो आप अगर घंटों उसमें निकाल रहे हैं तो आप एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी आप अगर कम कर रहे हैं तो आप अपने लिए रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ठीक है, आज का परिवेश ऐसा है कि वो भी एक ज़रूरी पार्ट है, बट उसके लिए नियम बनाइए, समय बनाइए कि भाई दिन में 1 या 1.5 घंटे। ये नहीं कि आप 24 घंटे उससे चिपके हैं। आजकल के बच्चे क्या है, हम लोग अपने ज़माने में पार्क में खेला करते थे, आजकल के बच्चे पार्किंग में थोड़े दिन पहले तक, अब तो वर्चुअल ड्राइंग रूम में वर्चुअल गेम खेल, वर्चुअल पार्क आ गए हैं वो। हाँ, तो अब बच्चों में एक बहुत बड़ी बीमारी बढ़ रही है इसकी वजह से, हाइपर एक्टिविटी की, ऑटिज्म की।
ऑटिज्म की ये बीमारियां बढ़ रही हैं बच्चों में, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि हर 3 बच्चे 4 बच्चे में एक बच्चा ऑटिस्टिक है। बड़ा और रहता ये है। सिर्फ इन्हीं की वजह से है, उनका इंटरेक्शन कम है। पेरेंट्स वर्किंग है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अब खाना खिलाते खिलाते भी तो हाँ भाई मुन्ना क्या करे, गाना सुन रहा है। हाँ, मतलब 6-8 महीने के बच्चे को ही वो उसके मुंह मोबाइल में थमा देते क्या हैं, जा रहा है उसको पता पता नहीं नहीं है। वो फोन में घुसा है बस। फोन में घुसा है, खाना वैसे खा रहा है बच्चा। अब पेरेंट्स की भी मजबूरी है, दोनों वर्किंग है, उनको भी ड्यूटी पे आना है, सब कुछ मैनेज करना है। वो अब बच्चों को भी आदत डाल दिया, तो ऑटिस्टिक बच्चे आ रहे हैं, इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। इसीलिए इसमें जरूरत को समझते हुए अभी आया ना, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नियम लाया ना, इस पे लॉ ले आया ना हाँ, कि सोशल 16 साल मीडिया तक के में, बच्चों हाँ, को सोशल मीडिया से सोशल मीडिया दूर से रखना है। रखना है। क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो रही है। क्रिटिकल थिंकिंग में टेक्स्ट रीडिंग का क्या प्रभाव है? टेक्स्ट रीडिंग तो बहुत अच्छी चीज है। आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालना पड़ता है, उन शब्दों को समझने के लिए, उन शब्दों को, उनका अर्थ निकालने के लिए। वो एक इमेजिनेशन भी क्रिएट करती है, इमेजिनेशन भी क्रिएट करती है। तो टेक्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप पढ़िए और देखिए, उसमें बहुत फर्क है। पढ़िए और पढ़ाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। जी, ये बहुत अच्छी चीज है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में 10% समझ में आता है, जब आप पढ़ाते हैं तो आप 90% समझते हैं। 90%। एक रूल और मिल गया हम लोगों को, 10 और 90 का। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और सर की बात से ही मैं एंड करना चाहूँगा कि पढ़िए और पढ़ाइए। तो आप जो भी किताब पढ़ना चाहते हैं, अपनी पसंद की कोई भी एक किताब लीजिए और कम से कम एक पेज पढ़िए उससे, और जो भी आपने पढ़ा है उसको किसी को पढ़ाइए। 10% आपने पढ़ के सीख लिया, 90% आप पढ़ा के सीख लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए और पढ़ाते भी रहिए।